नमस्कार। मनसुख भाई सुवागिया, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट। आज का विषय है नक्षत्र एवं चंद्र का पृथ्वी पर मनुष्य, वनस्पति, प्राणी ऊपर प्रभाव। हमारे साथ जुड़े हैं माननीय श्री डॉक्टर पाचाभाई दमणिया, जो आयुर्वेद के एमडी गोल्ड मेडलिस्ट है। डिग्रीधारी डॉक्टर तो वैद्य बहुत है, लेकिन मैं उनके जीवन का साक्षी हूँ, जिन्होंने आयुर्वेद को, प्रकृति को परमात्मा का स्वरूप मान के उनकी उपासना की है। तो उनसे जानते हैं। दमणिया साहब, मैंने ऋग्वेद और अथर्ववेद पढ़ा है, उसमें बताया गया कि 27 नक्षत्र और 28वां नक्षत्र कहा गया है अगस्त्य का सितारा, तारा। जी। उनको 28वां हमारे पृथ्वी पर के नक्षत्र है। उनका संशोधन करने वाली, हम तो कहते हैं कि पश्चिम के वैज्ञानिकों ने ये ग्रह का संशोधन किया, लेकिन वो जो पृथ्वी के 9 ग्रह है उनका वर्णन वेद में है, रामायण में है, महाभारत में, वो तो मैंने खुद ने पढ़ा है। तो देशवासियों, ये इतने सूर्य के 9 ग्रह है, उनका संशोधन करने वाले पश्चिम का विज्ञान नहीं है, वहाँ के लोग नहीं है, वो उनके ऋषि है। उन्होंने सिर्फ नामकरण, अंग्रेजी नामकरण किया है। वो नाम आप जानते नहीं, वो हमारी पश्चिमी शिक्षा में वेद विज्ञान पढ़ाया नहीं जाता, आयुर्वेद पढ़ाया नहीं जाता, वो देश का दुर्भाग्य है। और 27 नक्षत्र वो सूर्य नक्षत्र है, और वो सामान्यतः 14 दिन का से 16 दिन का एक नक्षत्र है। और वैसे एक दिन का एक नक्षत्र, ऐसे 28 दिन का 28 नक्षत्र चंद्र का है। उनका प्रभाव बहुत वनस्पति पर पड़ता है, वर्षाद के ऊपर पड़ता है, मनुष्य के आरोग्य के ऊपर पड़ता है। तो जो वर्षा ऋतु का मैं बताऊं, तो जिस वर्षा ऋतु का पानी से वनस्पति की विकास होता है, वृद्धि होती है, उनमें से रोग गायब हो जाता है तो भी चला जाता है, उनको मीठा नक्षत्र कहते हैं। उसमें सबसे पहला है रोहिणी, इसके बाद आद्रा, इसके बाद पुष्य, इसके बाद मघा, उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और स्वाति नक्षत्र, वो सब मीठा नक्षत्र है। वो मैं किसान का बेटा, बहुत अच्छा प्रभाव उनमें देखा। और 3 भयानक नक्षत्र है। उसमें पहला है मृगशीर्ष। हमें बचपन से हमने देखा अपनी कृषि में, मृगशीर्ष नक्षत्र में तेज पवन चलता है, उनके साथ विविध प्रकार के रोग कृषि फसलों में आते हुए सूक्ष्म जंतु के रोग वो नक्षत्र में आता है, मृगशीर्ष में, कि सूक्ष्म जंतु, हम मोटरसाइकिल चलाते तो हमारी आंख में वो जंतु पड़ जाते हैं, वो मृगशीर्ष का काल में वो जंतु का प्रभाव पड़ता है। इसके बाद एक भयानक नक्षत्र आता है अश्लेषा, अश्लेखा जिसको गुजराती में कहते हैं, उसमें इली का प्रभाव बहुत पड़ता है, कि भयानक मात्रा में कृषि फसलों में इली, कीड़े जिसको कहते हैं, गुजराती में ईयड़ कहते हैं, उनका प्रभाव आता है। उसके बाद पूर्वा का नक्षत्र, उसमें बैक्टीरिया और फंगस के रोग, मूंगफली के पत्ते लाल हो जाते हैं जी, उसमें गेरू आ जाता है जी, बरोबर, कत्थई कलर के होके वो पत्ते नीचे गिर जाते हैं। ऐसे कॉटन, कपास की हालत होती है, ऐसे जवारी की हालत होती है, मक्के की हालत होती है, वो हमने देखा है जी। तो वो उनका बहुत प्रभाव है। तो वो एक विज्ञान है। तब ये वो संशोधन को एक ज्योतिष विज्ञान में समाया गया। तो कहा कि ये ज्योतिष तो वो सब बकवास है, ऐसा नहीं है, वो पूर्ण प्रकृति विज्ञान है। तो दमणिया साहब से हम जानते हैं कि नक्षत्र का प्रभाव मनुष्य के आरोग्य के ऊपर क्या पड़ता है। मनसुख भाई, नक्षत्र का जो वर्णन है वेदकालीन है। अथर्ववेद के शायद 18वां कांड है, उसमें 2 सूक्त है नक्षत्र पर। उसमें अश्विनी, भरणी, कृतिका, मुक्षिस आदि 27 नक्षत्रों का वर्णन है। और हमारा हरित संहिता ग्रंथ है, उसमें प्रत्येक नक्षत्र का जो प्रभाव है उनके बारे में, हरित संहिता में नक्षत्र के प्रभाव के बारे में, उसकी क्या क्या इफेक्ट सृष्टि पर रहती है, प्रकृति पर रहती है, उनका सारा दिग्दर्शन कराया गया है। तो नक्षत्र का प्रभाव वनस्पति पर बहुत सारा रहता है। अभी अभी जो अगस्त्य का उदय हो रहा है, भाद्रपद मास में अगस्त्य का उदय होता है,
जिस दिन अगस्त्य का उदय होगा उसी दिन पृथ्वी पर एक वृक्ष आता है, उसका नाम भी उसके नाम पर से अगस्त्य वृक्ष है। उसको गुजराती में अगथिया बोलते उसे हैं। अगथ्या बोलते और हैं। मैं आपको बताऊं, जहां नागरवेल के बेल बेल लगाते हैं ना, उसके 20 दिन 1 महीना पहले अगत्य का बीज लगा देते। अगत्य का वृक्ष वो सहज ना मोरिंगा, जिसको सरगवा की तरह जल्दी से बढ़ता है, तो उनके आधार से वो बेल जो बनारसी पान, कलकत्ती पान, बंगाली पान, नागरवेल का काला पान खाते हैं ना, उनकी बेल उनके आधार पर चढ़ती है। वो अगत्या वृक्ष, वो अगत्य का वृक्ष है। तो उनके बारे में बताइए। जी, वो अगस्त्या का पेड़ हमारे यहाँ जो चोरवाड़ वाला इलाका है उसमें एक तांबुल ज़्यादा होता है, तो वहाँ भी वो खेतों में लगाते हैं, उनकी शादी करते हैं। तो हमारा कहना है कि जिस दिन अगस्त्य का उदय होगा, सेम डे अगस्त्य उसी दिन जब हम अपनी कुटिया में जाते हैं, बाहर देखते हैं कि अगस्त्य का फूल गिरा, तो हम समझते हैं कि अगस्त्य का उदय हो गया। जब देखते हैं पंचांग में तो उसी दिन अगस्त्य का उदय होता है। जैसे जैसे अगस्त्य का नक्षत्र आगे आगे बढ़ता जाता है, यानी बाल्यावस्था से उनकी शैशवावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाती है, जब मध्याह्न में आता है कार्तिक मार्गशीर्ष मास में, तब अगस्त्य का पूरा वृक्ष फूल से ही लदा हुआ होता है। और चारों ओर से हमारे पोपट है, मैना है, उस वर्ग के जितने पक्षी हैं ना, उसमें जो मधु उत्पन्न होता है उसका स्वाद लेने के लिए आ जाते हैं। तो सुबह और शाम के समय उनके सारे के सारे पेड़ उनके गुंजारों से भर जाते हैं। तो अगस्त्य पुष्प का हम जो आयुर्वेद आहार कल्पनाओं में जाते हैं सुश्रुत संहिता में, तो पुष्प शाक वर्ग में उसकी गिनती की गई है। तो उसमें बताया है कि अगस्त्य पुष्प नक्तांध्या नाम प्रशस्यते, अगस्त्य पुष्प प्रतिशय निवारण शिरशूल नाशनम। तो उनसे जैसे अगस्त्य का उदय होता है ना, उसी समय आकाश में जितने बादल होते हैं बेर बिखेर हो जाते हैं, यानी आकाश पूरा स्वच्छ हो जाता है। वैसे हमारे जो उसका प्रतिनिधि करने वाली हमारी दृष्टि है, तो दृष्टि भी उस समय निर्मल हो जाती है। हमारा पानी के जो तालाब इत्यादि रहते हैं उसके पानी भी निर्मल हो जाते हैं, कुएं इत्यादि का पानी भी एकदम निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो इस शुद्धिकरण का उनका प्रोसेस है। तो उनका पुष्प का शाक का सेवन करने से हमने बहुत सारे नक्तांध्य के यानी नाइट ब्लाइंडनेस के केस वो ठीक किए हैं। कुछ ही महीनों में, 1 या 2-3 महीने में सारी की सारी नाइट ब्लाइंडनेस चली जाती है। वैसे रंग अंधता की जो खामी है वो भी उनके पुष्प से ठीक हो जाती है। उनके सिवा एकादश शिरो रोग है। अभी तक हमारे ध्यान में जब से हमने अगस्त्य के पेड़ से प्रभावित होके उनका बहुत सारे पेड़ लगाए हैं, तो उसका पुष्प ग्रहण करके हम लोगों को देते हैं। एकादश शिरो रोग में से एक भी आज तक हमारे पास ऐसा पेशेंट नहीं आया जो अगस्त्य पुष्प चूर्ण से ठीक न हुआ हो। और इतना ही उसका प्रतिशय पर यानी जुखाम पर प्रभाव है। तो ये सारे गुणधर्म अगस्त्य के प्रभाव से होते हैं। वैसे चित्रा नक्षत्र है, हस्त नक्षत्र है, उसमें बिजली की गड़गड़ाहट ज़्यादा होती है। तो चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 1 में बताया है, चेतनम सेंद्रियम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम। चेतन उसे बोलते हैं जो इंद्रियों से युक्त होते हैं, इंद्रियों के बिना अचेतन बोला जाता है जी। तो उसमें चक्रपाणी टीका लिखते हैं, सेंद्रिय शब्देन वृक्षादीनाम अपि बोधव्यम। उनसे वृक्ष का भी ग्रहण किया जाता है, क्योंकि वृक्षों में भी ज्ञानेन्द्रिया है। तो उसने उसके प्रमाण दिए है। लवली मेघस्तनिक श्रवणात् पुष्प फलवती भवती। लवली यानी कि हमारी देवदाली जब पुष्प की गड़गड़ाहट सुनती है तब उसमें पुष्प और फल की उत्पत्ति होती है। देवदाली में उसी देवदाली को दूसरा क्या कहते हैं? देवदाली को बोलते कुकड़वेल गुजराती हाँ, कुकड़वेल। हाँ हाँ, उसको हम कुकड़वेल बोलते हैं। और वो कामला की अचूक दवा है। पीलिया, कमड़ा मतलब पीलिया का रोग, आंखें पीली हो जाती है, हमारी स्किन पीली हो जाती है, और वो लीवर का रोग है, जॉन्डिस। हाँ, और लीवर का रोग है। तो उसके फल में हम रात को पानी भर देते हैं और सुबह में उनका पीलिया के रोगी या कामला के रोगी को जब नस्य डालते हैं, 10-15 बूंद उसके नाक में नस्य डाल देने से विद इन ए डे उसका बिलीरुबिन, बाइल सोल्ट, बाइल पिगमेंट, जो उनके कामला के इंडिकेशन करने वाले इन्वेस्टिगेशन है, SGPT, SGOT, विद इन ए डे हाफ हो जाता है।
हमने बहुत सारे पेशेंटों पे इनका प्रयोग किया है। तो ये नक्षत्र के प्रभाव से, जैसे वसंत में पुष्पोत्पत्ति होती है और पुष्पोत्पत्ति के प्रभाव से जब पुष्प होता है तो उसके जीव जंतु उसके आसपास आकर्षित हो जाते हैं, तो बहुत सारे जीवाणु विषाणु भी उस नक्षत्र में प्रभावित हो जाते हैं। वैसे इस नक्षत्र में भी प्रभावित हो जाते हैं। जो मनसुख भाई आश्लेषा इत्यादि नक्षत्र की बात करते हैं, तो इसमें भी बहुत सारे शरद ऋतु में बहुत सारे कीड़े मकोड़े और जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं। वैसे वसंत ऋतु में भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो वसंत में भी अधिक प्रकार के रोग होते हैं और शरद में भी इस पुष्पों के माध्यम से बहुत सारे प्रकार के विषैले जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं। अभी चित्रा नक्षत्र की भी बात चल रही थी, तो चित्रा नक्षत्र जो कड़वा नक्षत्र है ना, उनका सारा का सारा वर्णन हरित संहिता में है। चित्रा नक्षत्र में मनसुख भाई बहुत सारी बात जानते हैं, लेकिन हमारे जितनी सारी विषाक्त औषधियाँ है वो सारी की सारी विषाक्त औषधियाँ चित्रा नक्षत्र में प्रभावित हो जाती है। जैसे हमारी लांगली है, लांगली से गलगंड यानी गले की गांठ चाहे कैसी भी हो पिघल जाती है लांगली के मध्य में, लेकिन वो चित्रा नक्षत्र में प्रभावी होती है। चित्रा नक्षत्र में जितनी चित्रा नक्षत्र की जब वृष्टि होती है ना, तो सारे विषैले जीव जंतु है, जैसे बिच्छू है, सर्प है, झांझरू है, कान खजूरा है, वो उत्पन्न होते हैं। वैसे ही विषैले पेड़ पौधे भी उस समय प्रभावी होते हैं। विष को मात्रावत उपयोग करने से वो अमृत तुल्य हो जाता है। तो हम इस जो है लांगली देवदाली, उनके कंद को यही नक्षत्र में ग्रहण करते हैं, चित्रा नक्षत्र में। अभी जो चित्रा नक्षत्र चल रहा है, चित्रा नक्षत्र प्रभावी है, लांगली ग्रहण करेंगे, उससे लांगली तेल हम बनाएंगे और जिनको गलगंड है उनको नसीहत देंगे, तो सारी की सारी गलगंड की बीमारियां है, गोइटर है या थायराइड जैसी बीमारियां है, उनसे ठीक हो ही जाती है। हमने बहुत सारे पेशेंटों में भी उनका प्रयोग किया है। वाह। और नक्षत्र का हमारा एक ग्रंथ है शालिग्राम निघंटु, जो बृहत निघंटु रत्नाकर है, उनका 6वां 7वां भाग है शालिग्राम निघंटु। तो शालिग्राम निघंटु में एक नक्षत्र वाटिका बताया है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, मृगशीर्ष, पुनर्वसु, पुष्य, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, जैसे 27 नक्षत्र है, उस प्रत्येक नक्षत्र की एक एक औषधियाँ बताई है। जैसे प्रथम नक्षत्र है अश्विनी, तो अश्विनी का वृक्ष है जेर कोचला, कुपीलू। तो उस नक्षत्र के जिसका जन्म हुआ हो, वो व्यक्ति उस वनस्पति का अगर उसको लगाए, उनका पौधा लगाए और उनको पानी पिलाए, तो उस नक्षत्र के प्रभाव से उसके जीवन में जितनी सारी व्याधि आती है वो सारी की सारी उस नक्षत्र के प्रभाव से खत्म हो जाती है। वैसे भरणी है तो उनका वृक्ष है आंवला, अश्विनी, भरणी, कृतिका, मृगशीर्ष, आश्लेषा है तो उनका है नागचंपो। वैसे पुष्य नक्षत्र है तो उसका है पीपल। तो जो व्यक्ति का जो जन्म नक्षत्र हो, उस जन्म नक्षत्र जानकर उस नक्षत्र वृक्ष का उच्छेद करे, तो उनसे उसके जीवन में नक्षत्र के प्रभाव से जितनी सारी बीमारियां आती हो चली जाती है। अभी हमारे मनसुख भाई के साथ बात हो रही थी आश्लेषा नक्षत्र के बारे में, कि आश्लेषा नक्षत्र है, मूल नक्षत्र है और जैसा नक्षत्र है, उनकी शांति करवानी पड़ती है। तो उसकी शांति में हमने उभयतोमुख गो प्रसव का एक दृष्टांत दिया था कि ऐसे नक्षत्र में जो जन्म हुआ हो, वो व्यक्ति जो गाय प्रसव कर रही हो उस समय दान दिया जाए तो उसकी शांति स्वतः हो जाती है। वैसे आश्लेषा नक्षत्र में जन्मने वाले व्यक्ति अगर नागचंपा का वैसे ही उच्छेद करे तो नक्षत्र के प्रभाव से जितनी सारी बीमारियां आती है वो चली जाती है। उसके जीवन में जो आने वाले विघ्न है, परेशानियां है, वो भी स्वतः शांत हो जाती है। वाह। तो इतना सारा वर्णन हमारे शास्त्रों में दिया है। नक्षत्र की औषधि, उनसे उत्पन्न होने वाला व्याधियाँ, बृहत निघंटु रत्नाकर में ज्योतिष के आधार पर उत्पन्न होने वाले रोग और उस रोग के निवारण के लिए उस वनस्पति का औषधियों का उपयोग बताया है। वैसे ही प्रताप सागर नाम का या अमृत सागर नाम का ग्रंथ है जो राजस्थान जयपुर से प्रकाशित हुआ है, उसमें भी कौन से नक्षत्र में कौन सी व्याधियाँ विशेष प्रभावी रहती है, उस नक्षत्र के बारे में भी वर्णन किया गया है कि इस नक्षत्र में उत्पन्न होने वाले व्याधि इतने दिन तक रहता है, उस योग में उत्पन्न होने वाला व्याधि इतने दिन तक रखता है, इसी समय ये औषधियों का उपयोग किया जाए तो ये प्रकार के व्याधि शमन किया जाता है। मान लीजिए कि राज्य क्षमा है, तो राज्य क्षमा के बारे में बृहत निघंटु रत्नाकर भाग शायद 4-5 में है
कि चंद्र क्षेत्रे यदा चांद्री जायते स पुमान जाता क्षय योगी। चंद्र के क्षेत्र में बुध का योग हो तो जो जातक है उसमें क्षय रोग आ जाता है, या क्षय जन्य या श्वसन संस्थान जन्य व्याधि आ जाती है। तो इस पर जो अमुक औषधियाँ है उनका प्रयोग किया जाए, जैसे सतावर है, सतावर मणि का प्रयोग बताया गया है, उनका घृत कल्पना बनाकर सेवन किया जाए तो सारा क्षय रोग ठीक हो जाता है। हमारे यहाँ गिरगिटा है, वहाँ के एक बड़े ज्योतिष है हरकंद दादा, उसने चंद्र क्षेत्र यदा चांद्री जायते स पुमान जात क्षय योगी, हमारा इस सूत्र क्षय रोग के प्रफोमा में पढ़ा तो उन पर उसने बहुत सारे जातकों को देखा कि ये योग बनता है, तो उस जातक में क्षय रोग, बहुत सारे जातकों में उसने क्षय रोग दिया, फिर उसकी शांति करवाई तो उसको शांति हो गई। तो शतावरी से उनकी शांति हो जाती है। ऐसे बहुत सारे नक्षत्रों के बारे में, वनस्पति के बारे में, उनके त्यौहार का भी इतना हमारे शास्त्रों में वर्णन है। वनस्पति, उस नक्षत्र के त्यौहार, उसकी समन, यानी कि सारे के सारे हमारे शरीर में जो परिवर्तन होता है वो नक्षत्र के प्रभाव से अधिक होता है। दोष धातु मल का जो परिवर्तन होता है वो नक्षत्र पर ही आधारित रहता है, और सारी की सारी वनस्पतियाँ है नक्षत्र से ही प्रभावित होती है। देशवासियों, जैसे वनस्पति प्रभावित नक्षत्र से होती है, वर्षा प्रभावित होती है, उसका प्रभाव मनुष्य, गाय और प्राणी के ऊपर पड़ता है। तो उसमें नक्षत्र की बात कही गई है। तो जो चंद्र नक्षत्र एक दिन का रहता है, उसमें 3 नक्षत्र भारी, ज्यादा भारी कहा है। उसमें मूल नक्षत्र, अश्लेषा और ज्येष्ठा, वो 3 नक्षत्र के दिन कोई बच्चे का जन्म हुआ तो वो बहुत भारी नक्षत्र है। मैंने समाज में भी सर्वे किया, ऐसे प्रोफेसर, शिक्षक, विज्ञान शिक्षक और प्रिंसिपल ने बताया कि हमारी बेटी का या बेटे का जन्म हुआ, तब हम नाम उसका राशि निकलवाने के लिए ब्राह्मण के पास गए तो ब्राह्मण ने बोला कि भारी नक्षत्र में जन्म है तो उनका निवारण का ये योग बताया गया है, शास्त्र में वो करना चाहिए। लेकिन वो लोगों ने बोला कि हमने वो अनमानी कर दी कि नहीं, वो तो एक पौराणिक बात है, ऐसा नहीं करना है। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे बच्चों के जीवन में एक के बाद एक समस्या, एक के बाद एक बीमारी, या उनके परिवार में बीमारी, कोई न कोई समस्या आती ही रहती है। तब वो पुराना याद आया कि वो ब्राह्मण ने बताया था कि भारी नक्षत्र में जन्म हुआ। तो मान लो कोई बच्चे का जन्म ज्येष्ठा, अश्लेषा और मूल, वो 3 बहुत भारी नक्षत्र के दिन उनका जन्म हुआ तो उनका निवारण हमारे ऋषियों ने बताया है। क्या कि जो बियाती हुई गाय का दान करना है, कि गाय की बियात होने की तैयारी हो तब वो बच्चे को उधर खड़ा रखना है और उनका मुंह बाहर आए, उनके योनि मार्ग से बछड़े का मुंह जैसे बाहर आए, तभी कोई व्यक्ति को संकल्प कर देना है कि ये गाय मैं इस व्यक्ति को, इस संस्थान को, क्या ये किसी को भी मैं दान कर देता हूं। तो वो दान का संकल्प करने से गाय के सामने खड़ा रहकर करना है कि अब ऐसे भी चलता उनके है पास, हाँ, है? उसके परिसर, गाय के पास में पास में खड़ा रहकर संकल्प करने से निवारण होता है। तो गाय का क्या मूल्य है वो भी एक परम दुनिया के लिए एक संशोधन का विषय है। तो उनका निवारण ये भी है। दूसरा निवारण, जिस नक्षत्र की वनस्पति है उनकी सेवा है और उनका सेवन है कि वो वनस्पति का हम सेवन करें। तो ये पूरा नक्षत्र विज्ञान है। और जो मैंने वर्षा नक्षत्र हमारे कृषि संहिता ग्रंथ में हमारी भारतीय संस्कृतियाँ का अध्ययन करके और हमारा जो प्रकृति का अभ्यास है खुद का, मेरी मातुश्री चतुराबा से मुझे ज्ञान मिला है, वो हमने लिखा है ना। तो उसमें हमारे अभ्यास के अनुसार जो 4 नक्षत्र वर्षा ऋतु के बहुत बड़ी है। मृगशीर्ष नक्षत्र में सूक्ष्म जंतु का उपद्रव होता है और उसमें बारिश ज्यादा गिरती है ना, तो उसी साल वर्षा ऋतु के अंत में चूहा, उंदर की संख्या और सांप की संख्या बढ़ जाती है, बिच्छू की। उनका कारण वो वर्षा होती है कि उस समय जो बारिश होगी तो उस साल चूहे की, उंदर की संख्या बढ़ेगी। और बाद में दूसरा भारी नक्षत्र है वो पुनर्वसु है, तब भी उसमें कृषि फसल में रोग आता है। बाद में अश्लेषा सबसे भयानक है कि कृषि फसलों में इली का
कीड़े का भयानक उपद्रव होता है। और हमारे गोपालक, हमारे किसान वो बताते हैं कि वो नक्षत्र में बारिश होती है ना तो गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध कम हो जाता है। और दमनिया साहब से जानते हैं कि दूध कम होता है, वो तो हमने खुद ने देखा है। वनस्पति का गुणधर्म कम होता है तो वो वनस्पति खाने से, घास खाने से, और वो पानी नदी का पीने से गाय, बकरी, भैंस, ऊँटनी का दूध कम हो जाता है। स्त्री का धावण का दूध, स्त्री का दूध है वो भी कम हो जाता है। उनके गुणधर्म में क्या फर्क पड़ता है? गुण बोलते हैं रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव को। गुण धर्मवाचक शब्द है, तो उनसे रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव आदि को लिया जाता है। जैसे गाय इत्यादि का दूध, अष्टवर्ग का दूध कम हो जाता है, वैसे उसके जो गुण है वो भी न्यून हो जाते हैं, यानी उसके रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव वो आदि भी में कम हो जाता है। वनस्पति में न्यूनता तो हो जाती है। देशवासियों, जब जब कड़वा नक्षत्र बरसेगा उस वर्ष की सारी औषधियों के गुणधर्म विनष्ट हो जाएंगे, यानी कम हो जाएंगे। हाँ, तो कड़वा नक्षत्र में आकाश में से बरसात आएगी, पानी गिरेगा तो पहले वनस्पति का गुणधर्म कम होगा, इसलिए उसमें कृषि फसल में रोग आएगा। जंगल के वृक्षों में, घास में भी कीड़े पड़ जाएंगे, वो हमने देखा है। बाद में वो घास खाने से गाय और दूध देने वाले प्राणी के दूध की मात्रा कम होती है, उनके गुणधर्म कम होते। वो उसका संशोधन किसने किया? पश्चिम के विज्ञान को पता ही नहीं है, तब वेदकालीन ऋषियों ने यह किया है। दमनिया साहब, इतना मेरा अध्ययन है तो मेरा ख्याल है 10,000 से ज्यादा संशोधन सिर्फ आयुर्वेदिक क्षेत्र में किया गया है जी। उसमें कुछ चीज तो कैसी है, हमारा नागरवेल का पान जिसको तांबुल कहते हैं, वो हमारी कफनाशक है और जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। लेकिन उनकी डांडी, जो पान का डिटला कहते हैं, वो खाने से पुरुषत्व का नाश होता है। इसलिए दुकान वाले, सब तांबुल की दुकान वाले पान को ऐसे मोड़ के उसको काट देते हैं। मैंने सोचा कि वो तो ऋषियों का ज्ञान था, वो दुकान तक पहुंच गया। तो इतना संशोधन कि पान गुणकारी है लेकिन डांडी है वो हानिकारक है। तो इतना सूक्ष्म संशोधन करने वाली विश्व का प्रथम विज्ञान है, वो वेद विज्ञान है, वो आयुर्वेद विज्ञान है और ये योग विज्ञान है। इसी तरह आकाशीय बिजली का प्रभाव होता है जी, बराबर। तो आकाशीय बिजली का भी हमने प्रभाव देखा कि ये कुकड़वेल जी। तभी आती है। कुकड़वेल में फूल शरद ऋतु में बिजली गरजती है तो उसमें फूल खिलते, वो एक महासंजीवनी औषधि। उसी तरह जब मैं आदिवासी क्षेत्र में था तो जिस दिन अगले दिन आकाश में बिजली का गड़गड़ाहट हुआ, दूसरे दिन हर एक आदिवासी परिवार की महिला, पुरुष, बच्चे खेत में और पहाड़ियों में घूमते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा। बाद में उनको मशरूम लाते हुए देखा तो मैंने बोला कि ये क्यों? तो वो लाकर उनकी सब्जी बनाई, मुझे खिलाई। तो मैंने बोला कल ही ले आना। तो आदिवासी ने बोला ऐसे नहीं मिलेगी। तो उनको क्यों? कि वो गरजेगा ने तब आएगी। मैं ताज्जुब रह गया। आदिवासी को पता है कि आकाश में बिजली की गड़गड़ाहट होती है, उनसे वो आकाश की बिजली का गड़गड़ाहट पृथ्वी को में से प्राण संचार होता है, पृथ्वी का प्राण संचार होता है और धरती में से उस प्रदेश में हजारों मशरूम धरती फाड़ के बाहर निकल आते हैं, खेत में, पहाड़ियों में, जंगल में। वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये है प्रकृति विज्ञान और वो विज्ञान का दर्शन देने वाली है हमारी भारतीय संस्कृति, आयुर्वेद। और ये और चंद्र का देखते हैं तो मैंने गांव में देखा कि, और आयुर्वेद में भी आपने अगाऊ पहले मुझे बताया था कि कोई भी वनस्पति लगानी है तो वो शुक्ल पक्ष में लगाए। जब चंद्र सूर्यास्त के बाद चंद्र दिखाई दे उसमें लगाना है। शुद्ध बीज से सातम दसम तक वो अंकुरण बाहर निकल आए, उनके ऊपर पूर्णिमा का चंद्र उनको मिले तो उनका सबसे श्रेष्ठ विकास होगा। तो वनस्पति लगाने का, फसल लगाने का, पौधे कलम लगाने का सर्वश्रेष्ठ काल है चंद्र का शुक्ल पक्ष। और कोई भी अनाज की कटाई, गेहूं, जवारी, बाजरी, चावल, उनकी कटाई करनी है और हमें काष्ठ लकड़ी काटनी है संग्रह करके, तो वो कृष्ण पक्ष, वध पक्ष में काटनी चाहिए। क्योंकि मैंने बचपन में देखा कि शुक्ल पक्ष में कोई पेड़ काट देते हैं बर्तन के लिए, जो समिध के लिए, तो वो उनके ऊपर बरसात का पानी गिरा तो वो एक ही सीजन में सड़ जाता है, उसमें से
डस्ट निकल आती है, पाउडर हो जाता है। और जो मैंने ऐसे भी ढेर देखे जो कास्ट के समिध के कि 2-2 3-3 साल निकल गई, लेकिन कृष्ण पक्ष में वदी पक्ष में काटे थे वो सड़ा नहीं बिल्कुल। तो हमें कोई भी फसल लगानी है उनके लिए सर्वश्रेष्ठ शुक्ल पक्ष है, और हमें कोई भी फसल काटनी है, लकड़ी काटनी है, उनके लिए कृष्ण पक्ष है। और हमें कोई पदार्थ का संग्रह करना है उनके लिए भी कृष्ण पक्ष। हमें अचार का संग्रह करना है, अनाज को ऐसे रखो खुला रखो, लेकिन संग्रह करना है वो हमें कृष्ण पक्ष वदी पक्ष में सुबह में संग्रह करेंगे तो वो खराब नहीं होगी। रात की ठंड लगेगी और हमें सूर्योदय से पहले से एम के जैसे उजाला आ गया वहां से लेकर पहले प्रहर में जब अनाज ठंडा हो, अचार ठंडा हो, मसाले ठंडे हो, उसी समय संग्रह करने से वो लंबे समय 1 साल 2 साल 3 साल टिकते हैं। वो प्रकृति विज्ञान है। वो ही हमारे लिए गर्भाधान के लिए है कि गर्भाधान के लिए कि हमें जानना चाहिए। तो शास्त्र में कहा है वो दमनिया साहब से जानते हैं कौन सी तिथि वर्ज्य है गर्भाधान के लिए। सुश्रुत संहिता में गर्भाधान के लिए निषिद्ध तिथि बताई है। वैसे तो चातुर्मास है वो निषिद्ध तिथि है। चातुर्मास यानी कि गुरु पूर्णिमा से लेकर देव सैन्य एकादशी से लेकर देव उठी एकादशी का समय है वो चातुर्मास का है। चातुर्मास है वे निम्न योनियों की ऋतु है। जैसे चैत्र महीना है, वैशाख महीना है, तो गंधर्व वर्ग के जो प्राणी है, गद्दे है, घोड़े है, खच्चर है, उसके संवनन की ऋतु है। और उनके बाद जो हमारा भाद्रपद इत्यादि मास आता है तो कुत्ते आदि निम्न कुत्ते है, भूंड है, ऐसे निम्न जीव पशुओं की योनियों के संवनन की ऋतु है। अगर उस समय देवता सो जाते हैं, ऐसा हमारा शास्त्र दैवत्व प्रकृति का दैवत्व। कोई देवता में मतलब मनुष्य नहीं, प्रकृति का दैवत्व सुसुप्त हो जाता है, अवस्था में आ जाता है। और जो निम्न योनिया है, वृष्टि आती है तो छोटे छोटे अनेक जीव जंतु यानी 84 लाख जो जीव योनि है उनमें से 4 लाख जीव योनि वर्षा काल में ही उद्दीप्त हो जाती है। तो उस ऋतु में अगर गर्भाधान हो जाए तो ऐसे ही निम्न कोटि के जीव उत्पन्न होते हैं, यानी दिव्य संतान उत्पन्न होने वाले नहीं है। तो कब कौन से नक्षत्र या चंद्रमा का या कौन सा ध्यान ख्याल में रहे, इसीलिए हमारे तुलसी विवाह की प्रथा आती है। तुलसी को भगवान के साथ ब्याह करते हैं कौन सी ऋतु में? कार्तिक मास में, शरद ऋतु में, देव दिवाली जिसको हेमंत कहते ऋतु हैं। में। जब हेमंत के प्रारंभ में, हाँ, हेमंत के प्रारंभ में जब उनकी शादी होती है वो इंडिकेशन करता है कि मनुष्य को उनके बाद कब तक, तो कि फाल्गुन मास तक। फाल्गुन मास में देव माता अदिति ने वसंत पूर्ण होते तब तक चल सकता है। हाँ, वसंत की पूर्णता तक, वसंत तक गर्भाधान की ऋतु मनुष्य हेमंत, के शरद और वसंत 3 ऋतु श्रेष्ठ है। हमारी देवसैन्य एकादशी आती है तब तक मनुष्य में गर्भाधान जो होता है तो उसमें दिव्य संतान, दिव्य गुणों से युक्त संतानोत्पत्ति होती है। फिर शास्त्र में तिथि को ध्यान में रख के बताया है कि चतुर्दशी, अमावास्या, कृष्ण अष्टमी और पर्वणी और संक्रांति और ग्रहण काल, इसमें जो संतान हो जाए तो उसमें बहुत सारे दुर्गुण या कुछ बीमारियां आ जाती है। ग्रहण काल में जन्मे हुए कई बच्चों को हमने देखा कि वो पागल होते हैं या विकलांग होते हैं। वो हमारे पास आते हैं तो उनके माता पिता बताते हैं कि यह हमारा बच्चा है और ग्रहण काल में जन्मा हुआ है। तो वो बहुत ग्रस्त हो जाता है। जैसे चंद्रमा या सूर्यमा ग्रह से जुष्ट हो जाने से निस्तेज हो जाते हैं, वैसे वो प्रभावहीन, गुणहीन और ओजोहीन रहता है और व्याधियों से प्रभावित हो जाता है। ऐसे बहुत से सारे बच्चों का हमने दर्शन किया है। तो हमारे शास्त्र में गर्भाधान के लिए जो ऋतु या निषिद्ध, जो ये चातुर्मास और अमावस्या, चतुर्दशी, कृष्ण अष्टमी इत्यादि जो निंद्य तिथि बताई गई है, संक्रांति है। हर संक्रांति यानी कि सूर्य दो नक्षत्र का संधि काल, सूर्य है एक राशि से दूसरी राशि में जब परिवर्तन करता है, जैसे 14 जनवरी है मकर संक्रांति होती है, वैसे कर्क संक्रांति आती है, वैसे हर राशि की हर महीने में 14 तारीख के आसपास संक्रांति आती है। उस संक्रांति में भी गर्भ हो जाए तो बालक भी रोगों से संक्रमित हो जाता है। तो मैं लोगों को वो बारे में बता दूं हाँ, कि कौन सी
समय गर्भदान के लिए वर्जित है, तो चातुर्मास वर्षा ऋतु का 4 महीना, उसमें चार ऋतु श्रेष्ठ है, हेमंत, शिशिर, और वसंत और ग्रीष्म भी। ये 4 ऋतु गर्भाधान के लिए उत्तम मानी गई है। वर्षा और शरद वो कनिष्ठ मानी गई है, और शुक्ल कृष्ण पक्ष की चौदसी और अमावस्या वो वर्ज्य है, और दोनों पक्ष की 8वीं वर्ज्य है। उनका कारण है कि जब कृष्ण पक्ष की चौदसी और अमावस्या के दिन चंद्र का प्रभाव पृथ्वी पर नहीं रहता है, तो जिस समय पर पृथ्वी पर चंद्र और सूर्य की शक्ति हीन हो, क्षीण हो, तब कोई उत्तम कार्य नहीं करने चाहिए। वो प्रकृति विज्ञान है, वो कोई ज्योतिष अंधश्रद्धा नहीं है। और अमावस्या के दिन और अष्टमी, शुक्ल और कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन सूर्य चंद्र बिल्कुल सामने रहते हैं, आमने सामने, तब उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। तो वो 3 तिथि वर्ज्य है, 8वीं, दोनों पक्ष की 8वीं और कृष्ण पक्ष वध पक्ष की 14वीं और अमावस्या ये। और ग्रहण काल, जिस दिन चंद्र ग्रहण हो, जिस दिन सूर्य ग्रहण हो, वो दिन वर्ज्य है। और नक्षत्र का बदलाव 14 से 16 दिन का नक्षत्र है। मान लो रोहिणी नक्षत्र चल रहा है, लेकिन आज वो नक्षत्र बदल रहा है, रोहिणी में से वो मृगशीर्ष का प्रारंभ होने वाला है वो दिन। तो 14 से 16 दिन में एक दिन नक्षत्र जब बदलता है, वो दिन भी वर्ज्य है। ये है हमारा प्रकृति विज्ञान, ये है हमारा आयुर्वेद विज्ञान। वो दुनिया को जानने के लिए हमारे 4 वेद का अध्ययन करना पड़ेगा, जानने के लिए आयुर्वेद का अध्ययन करना पड़ेगा, तब ये सच्चा धर्म ज्ञान है, ये जीवन ज्ञान है, ये प्रकृति ज्ञान है, तो वो सच्चा ब्रह्म ज्ञान है। आज ये संप्रदाय सब आ गए, और उसने संप्रदाय स्थापक को भगवान बना दिया, उनके गुरु को भगवान बना दिया, और इतने विज्ञान की उपासक, कर्तव्य धर्म की उपासक, राष्ट्र धर्म की उपासक, प्रकृति की उपासक प्रजा को संप्रदाय के स्थापक और साधु उनके गुरु के अंध भक्त बना दिए। वो भारतीय की बर्बादी का कारण है। वो कोई धर्म नहीं है, वो कोई विज्ञान नहीं है। उनसे मुक्त हो जाओ देशवासियों। आपको सच्चा धर्म, सच्चा ईश्वर, सच्ची प्रकृति, दिव्य जीवन की प्राप्ति, उनका ज्ञान चाहिए और दिव्य जीवन की प्राप्ति चाहिए। महान राष्ट्र का निर्माण करना है तो हम वेद के शरण में जाइए, आयुर्वेद के शरण में जाइए, योग विज्ञान के शरण में जाइए, और चलो ये विज्ञान से को प्रकाशित करके हम भारतीय संस्कृति को विश्व गुरु प्रस्थापित करें, विश्व का कल्याण करें। मनसुख भाई, सुआज्ञा।